हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेट और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। अगर आपने मेरे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाकर ज़रूर देखिए। इससे पहले मैं आपके लिए 6 वीडियो डाल चुकी हूँ, वो आदिकाल के हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं। हम कहाँ पर थे? मैं आपको देश भाषा का तीसरा प्रकरण करा रही थी। ये आदिकाल का जो है तीसरा प्रकरण देश भाषा काल, सॉरी देश भाषा। इसमें आए हुए कुछ फारसी, अरबी, तुर्की शब्दों की ओर भी ध्यान जाता है, जैसे महल, इनाम, नेताजनों आदि। जैसे कहा जा चुका है, पुस्तक की भाषा में फेरफार अवश्य हुआ है। अतः ये शब्द पीछे से मिले हुए भर हो सकते हैं और कवि द्वारा व्यवहृत भी। कवि के समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और वे इधर उधर जीविका के लिए फैलने लगे थे। अतः ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य की बात नहीं। बीसल देव के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद है। मंडल पलायनो ताजुद्दीन खुरसाना चढ़िचाल्यो गोंड। उपयुक्त विवेचनों के अनुसार यह पुस्तक ना तो वास्तु के विचार से और ना भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसे हमीर के समय की रचना कहा है। फ्रेंड्स, ये नोट कर लो, राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किसको हीरा हमीर के समय की रचना कहा है? बीसल देव रासो है क्या? पीछे देख लेते हैं एक बार। ये जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। चलिए, यह नरपति राजपुताने का इतिहास, भूमिका, ये सब आपका ये बता रखा है कि पेज नंबर 19 पर है। राजपुताने का इतिहास जो है, इस बारे में इस बुक में बताया हुआ है। यह नरपति नाला की पोथी का विकृत रूप अवश्य है, जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधी कई तथ्यों पर पहुंचते हैं। ध्यान देने की पहली बात है राजपुताने के एक भाट का अपनी राजस्थानी में हिंदी का मेल करना, जैसे माती का आखा किया, चंदन काठ का मांडवो, सोना की चोरी, मोती की माल इत्यादि। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। अपभ्रंश के योग से, कल फ्रेंड्स मैंने आपको एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी, जो ये ढिंगल पिंगल के बारे में, आज मैं आपको इसकी क्लियर कर दूंगी। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था, मतलब जो अपभ्रंश के योग से जो राजस्थानी का बना, राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश थी ना, उसे डिंगल भाषा कहते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कल पिंगल बता दिया था, उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। मैं कल सोची थी कि आपका डाउट कल क्लियर कर दूंगी। हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल पिंगल भाषा में लिखे हुए ग्रंथों का ही विचार कर सकते हैं। ये डिंगल और पिंगल भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। दूसरी बात जो कि साहित्य से संबंध रखती है, वीर और श्रृंगार का मेल। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। अब बिसल देव रासो के कुछ पद देखिए, जैसे प्रणव चात्यो बीसल राय, चौरास्या सहु लिया बुलाए, जान तणी साजति करऊ, जिरह रंगावली पहरज्जो टोप, हुआ पैसार्यऊ बीसल राव, आवी सयल अंतर्वेरी राव, रूप अपूरव पेशी यही, इसी अस्त्रित नहीं सयल संसार, अति रंग स्वामी सुमिली राती, बेटी राजा भोज की, गर्भ करी उभो छई सांभरियो, राव मो सरीखा नहीं उर भुआल, महाघरी सांभर उग गई, चिहू तिसी थान जैसलमेर, गर्वी न बोलो हो भरियो, राव जो तो सखी सरीखा घना और भुवाल, एक उड़ीसा को धनी बचन हमारी हमारी तू मानी जू मानी, जू थारे सांभर उगई, राजा उणी घरी उगई हीरा खान, कुंवरई कहई सुनी सांभरिया राव, काई स्वामी तू उलगई जाई, कहेऊ हमारऊ
जई सुणई थारी थई छई छाटी साठी अंतवेरी नारी कड़वा बोल न बोलिस नारी तुमो मेलसी चित बिसारी जीव न जीव वियोग नो दव न दाधा कुपली में मेलई जीव का दादा तू पंगुरई नाला कहई सुनी जई सब कोई आव्यो राजा मास बसंत गढ़ माही गुड़ी उछली जय धन मिलती अंग संभार मान भंग हो तो बोल हो इन्हीं पही परिहरता राज दुआरी। अब फ्रेंड्स ये मैंने इसलिए प्रोनाउंस किया है ताकि आप एक बार सुन ले, तो अगर ये एग्जाम में आए ये पंक्तियाँ, तो आप तुरंत पहचान लें कि ये देश भाषा प्रकरण 3 से लिया गया, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से। इसलिए फ्रेंड्स मैंने ये पढ़ा है, थोड़ा सा आप भी एक बार देख लेना। चंद बरदाई जो है, अब तीसरे ये कवि आ गए हैं बिसलदेव रासो के बाद, ये चंद बरदाई आई है संवत 1225 से 1249 तक। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। चंद बरदाई जो है ये महाकाव्य कवि कहे जाते हैं, प्रथम प्रथम महाकवि। पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखा है जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज सामंत और राजकवि प्रसिद्ध है। इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। जगात नामक गोत्र के थे, फ्रेंड्स नोट कर लेना। इनके पूर्वजों को भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद, शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में पारंगत थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, जिसकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था, अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे और जहाँ जो बातें होती थी सब में सम्मिलित कर रहते थे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है फ्रेंड्स, 2500 पृष्ठों का नोट कर लो, जिसपे कितने सर्ग है? 69, 69 सर्ग। समय, समय भी बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको सर्ग भी बोलते हैं या अध्याय भी बोलते हैं। इसको नोट्स कर लो, इंपॉर्टेंट है बहुत। प्राचीन समय में प्रचलित प्राह सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद है कवित, छप्य, दूहा, तोमर, टोटक, गाहा और आर्य। ये इसकी प्रमुख छंद है। जो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है उसकी प्रमुख छंद है ये। जैसे कांदामरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया है, वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जलहन द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। रासो के अनुसार, जब ये भी क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स कि चंद्रबरदाई के पुत्र जो जलहन उसने ये पूरा किया था, बाद का ये जो पिछला है जो पृथ्वीराज रासो जो है इसका बाद का जो है जलहन ने पूरा किया है। रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहीं गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जलहन के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया। जलहन के हाथ में रासो को सौंपे जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासो में है। पुस्तक जलहन हत्या दे चली गज्जन निरप्रकाश, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्रिय जिमि, पृथ्वीराज जस कवि चंद कृत चंद नंद उद्रिय तिमि। पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञ कुंड के चार क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। अब ये देख ली फ्रेंड कहाँ से कहाँ तक का वर्णन है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अर्णों राज के पौत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तुंवर राजा अनगपाल की कन्या से हुआ। अनगपाल की दो कन्याएं थी, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इस संयोग से जयचंद राठौर की उत्पत्ति हुई। जो दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए। अनगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। जयचंद को यह बात अच्छी न लगी।
उसने एक दिन राजसूय यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर रचा। राजसूय यज्ञ में सब राजा आए पर पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी। संयोगिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था, अतः जब वह जयपाल लेकर रंगभूमि में आई तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे घर से निकाल कर गंगा किनारे के महल में भेज दिया। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस किया। फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता से गांधर्व विवाह किया और अंत में वे उसे हर ले गए। रास्ते में जयचंद की सेना से बहुत युद्ध हुआ, पर संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज कुशलतापूर्वक दिल्ली पहुंच गए। वहां भोग विलास में ही उनका समय बीतने लगा। राज्य की रक्षा का ध्यान न रह गया। बल का बहुत कुछ हाथ तो जयचंद तथा और राजाओं के साथ लड़ते लड़ते हो चुका था और बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर देख शहाबुद्दीन चढ़ गया आया, पर हार गया और पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। वह बार बार चढ़ाई करता रहा और अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनी भेज दिए गए। कुछ काल के पीछे कवि चंद भी गजनी पहुंचे। एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्दभेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा और फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए। शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के वैर का कारण यह लिखा गया है कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ के एक सुंदरी पर आसक्त था, जो एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। जब ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए तब हार कर पृथ्वीराज के पास भाग आए। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, अतः इन दोनों की हम बराबर रक्षा करेंगे। इसी वैर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाइयाँ की। यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में भरी पड़ी हैं। ऊपर लिखे वृणांत और रासों में दिए हुए संबंधों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासों के पृथ्वीराज समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है और उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। अब आप फ्रेंड्स ये देख लीजिए, पृथ्वीराज रासो जो है ये इसकी प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता के लिए भी बहुत मतभेद हुए हैं। ये भी आगे चल के आपको पता चलेगा। रासों में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह संदेह और पुष्ट होता है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संबंधों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। पृथ्वीराज की राज्यसभा के कश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा, जो पूरा नहीं मिलता। जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा, इसे में नोट्स कर लो फ्रेंड्स। उसमें दिए संवत तथा घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती है। उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कपूर देवी लिखा है, जिसका समर्थन हांसी के शिलालेख से भी होता है। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक है और समसामयिक रचना है। उसके सता अमीर हमीर महाकाव्य आदि कई प्रमाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर की दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना, राणा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उनके पक्ष में लड़ना, संयोगिता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती है। इस प्रकार आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्नि कुलों की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेखों की जांच करने पर कल्पित ठहरती है, क्योंकि इनमें से सोलंकी, चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं, जिनमें वे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं। अग्निकुल का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। चंद ने पृथ्वीराज का जन्म काल संवत 1115 में दिल्ली गोद जाना, 1122 में कन्नौज जाना, 1151 में शहाबुद्दीन के साथ युद्ध, 1158 में लिखा है। पर शिलालेखों और दान पत्रों में जो संवत मिलते हैं उनके अनुसार रासों में दिए हुए संवत ठीक नहीं है। अब दान पत्र या शिलालेख जिनमें पृथ्वीराज, जयचंद और परमदिदेव महोबे के राजा परमाल के नाम आए हैं, इस प्रकार मिले हैं। पृथ्वीराज के 4 जिनके संवत 1224 और 1244 के बीच में है, जयचंद के 12 जिनके संवत 1224 और 1243 के बीच में है, परमदिदेव के 6 जिनके संवत 1223 और 1258 के बीच में है। इनमें से एक संवत 1239 का है, जिसमें पृथ्वीराज और परमादेव के युद्ध का वर्णन है। इन संवतों से पृथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है, उसकी सम्यक पुष्टि फारसी
तवरीखों से भी हो जाती है। फारसी इतिहासों के अनुसार साबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध 587 हिजरी विक्रम संवत 1248 ईस्वी सन 1191 में हुआ। अतः इन संवतों के ठीक होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं। पंडित मोहन लाल विष्णुलाल पांड्या ने रासों के पक्ष समर्थन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि रासों के सब संवतों में यथार्थ संवतों 90-91 वर्ष का अंतर एक नियम से पड़ता है। उन्होंने यह विचार उपस्थित किया कि अंतर भूल नहीं है बल्कि किसी कारण से रखा गया है। इसी धारणा को लिए हुए उन्होंने रासों के इस दोहे को पकड़ा। एकादश से पंचदह विक्रम साक आनंद तिहि रिपुजय पुर हरन को भय पृथ्वीराज नरेंद्र। और विक्रम साक अनंत का अर्थ किया अशून्य और नंद 9 अर्थात 90 रहित विक्रम संवत। अब क्यों ये 90 वर्ष घटाए गए, इसका वे कोई उपयुक्त कारण नहीं बता सके। नंदवंशी शूद्र थे, इसलिए उनका राजत्व काल राजपूत भाटों ने निकाल दिया। इस प्रकार की विलक्षण कल्पना करके वे रह गए, पर इस कल्पना से किसी प्रकार समाधान नहीं होता। आज तक और कहीं प्रचलित संवत में से कुछ काल निकाल कर संवत लिखने की प्रथा नहीं पाई गई। फिर यह भी विचारणीय है कि जिस किसी प्रचलित विक्रम संवत में से 90-91 वर्ष निकाल कर पृथ्वीराज रासों में संवत दिए है, उसने क्या ऐसा जानबूझकर किया है अथवा धोखे से या भ्रम में पढ़कर ऊपर जो दोहा उद्धृत किया गया है उसमें आनंद के स्थान पर कुछ लोग आनंदित पाठ का होना अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसी रासों में एक दोहा यह भी मिलता है, एकादश से पंचदह विक्रम जिस धम सुत प्रत्यय साक पृथ्वीराज की लध्यो विप्र गुण गुत। बात संवत की ही नहीं है, इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भरी पड़ी है उनके लिए क्या कहा जा सकता है। माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन कोई उलटफेर नहीं किया जाता। जानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ ही है, फिर उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठीक है। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यह हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद चंद के भी बिखरे हो, पर उनका पता लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचा होता और इसमें कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिले होते तो कुछ घटनाएं और कुछ संवत तो ठीक होते। रहा यह प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई कवि था ही या नहीं। पृथ्वीराज विजय की कर्ता जानक ने पृथ्वीराज के मुख्य पाठ या बंदी राज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है, चंद का नाम उसमें कहीं नहीं लिया है। पृथ्वीराज विजय के 5वें सर्ग में यह श्लोक आया है, तनयश चंद्र राजशय चंद्र राज इवा भवत संग्रहम यस सुवृतानम सुवृतानिमि व्यधात। इसमें यमक के द्वारा जिस चंद्र राज कवि का संकेत है। यह राज बहादुर श्री युद्ध पंडित गौरी शंकर हरिचंद ओझा के अनुसार चंद्रक कवि है, जिसका उल्लेख कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने भी किया है। इस अवस्था में यही कहा जा सकता है कि चंद्रवरदाई नाम का कोई कवि था, तो वह या तो पृथ्वीराज की सभा में ना रहा होगा या जानक के कश्मीर लौट जाने पर आया होगा। अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज या उनके भाई हरिराज या इन दोनों में से किसी वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो, जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत सा कल्पित भणंत तैयार होता गया, उन सब को लेकर और चंद को पृथ्वी का समसामयिक मान उसी के नाम पर रासो नाम की वह बड़ी इमारत खड़ी की गई हो। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि ये बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। दोहों की कुछ कविताओं की भाषा तो ठिकाने की है, पर टोटक आदि छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की कोई ऐसी मनमानी भरमार है जैसे कि संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूपों में मिलती है, पर साथ ही कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में पाई जाती है, जिसे प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूपों और विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों के इस वाकजल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है,
इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास के और ना साहित्य के इतिहास के जिज्ञासु के काम का है। महा महोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने 1909 से 1913 तक राजपुताना में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की थी। उनका विवरण बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी ने छापा है। उस विवरण में पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत कुछ लिखा है और कहा गया है कि कोई कोई तो चंद के पूर्व पुरुषों को मगध से आया हुआ बताते हैं, पर पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ था। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय राजपुताने में आया और पहले सोमेश्वर का दरबारी और पीछे से पृथ्वीराज का मंत्री सखा और राजकवि हुआ। पृथ्वीराज ने नागौर बरसाया था और वहीं बहुत सी भूमि चंद की को दी थी। शास्त्री जी का कहना है नागौर में अब तक चंद के वंशज रहते हैं। इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधि नानू राम भाट से शास्त्री जी की भेंट हुई। उसमें उन्हें चंद का वंश वृक्ष प्राप्त हुआ जो इस प्रकार है। अब आप ये देखिए, चंद का जो वंश वृक्ष है वो ये है। ये ध्यान से समझ लीजिए, ऐसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है ये। चंद्रवरदाई, गुणचंद, जलचंद, सीताचंद, वीरचंद, हरिचंद, रामचंद, विष्णुचंद, खेमचंद, जयचंद, मदनचंद, चौथचंद, गोकुलचंद, कर्णचंद, गुणगंगचंद, जगन्नाथ, गंगाधर, भगवान सिंह, करम सिंह, माथुर सिंह, वाघ गोविंद सिंह, मान सिंह, विजय सिंह, आनंद दायर जी, आसो जी, घमंडी राम जी, वृद्धि चंद जी, नानू राम जी। अभी देखिए उधरचंद, रूपचंद, बुद्धचंद, देवचंद, सूरदास, गोविंद चंद, शिवचंद, बलदेव चंद, बेनीचंद, वसुचंद, लेखचंद, मोहनचंद, रामेश्वर, गुमान जी, कर्णीदान, जेठल जी, वीरचंद जी, बुद्ध जी। नानू राम जी का कहना है कि चंद के 4 लड़के थे, जिनमें से एक मुसलमान हो गया, दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के वंश अम्भोर में जा बसे और चौथे का वंश नागौर में चला। पृथ्वीराज रासो में चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार है। दहती पुत्र कवि चंद के सुंदर रूप सुजान, इक जल ह गुण बावरो गुण समुद संभान। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी का कल करेंगे। और आपको जो भी समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए। आप कुछ मुझे बताते ही नहीं हैं, इससे मुझे पता ही नहीं चलता कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं। मैंने कल भी आपको वीडियो में बोला था कि आप कमेंट्स करिए, मुझे बताइए आपको कौन सा मटेरियल चाहिए, क्या चाहिए, हिंदी में जो भी चाहिए आप, मैं उसको वीडियो बना के डाल दूँगी और आप उसका मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबाओ और शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, और लाइक ज़रूर किया कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मुझे मेरी बनाई हुई वीडियो आपको समझ में आ रही है और अच्छी लग रही है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, बाय।